तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th और क्लास 12th का। जी हाँ बच्चों, क्लास 11th और क्लास 12th का सेम कॉमन टॉपिक जिसका नाम है बच्चों कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्लास 11th वालों का टाइम वही रहेगा बच्चों 4 से 5, वेरस क्लास 12th वालों का टाइम बच्चों रहेगा क्या, वो भी 4 से 5 रहेगा। जो 6 से 7 वाली केमिस्ट्री क्लास होती है वो 4 से 5 होगी। ठीक है, आप लोग प्रीमियर में क्लास देखें, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो प्रीमियर में क्लास देखने से आपका एक टाइम रूटीन बना रहेगा। देखने को तो आप कभी भी देख सकते हो, बट प्रीमियर में क्लास देखेंगे तो सच बताऊं आपका बिल्कुल टाइम एकदम फिक्स रहेगा, टाइम टेबल, और आप बिल्कुल भी अपने पे आलस नहीं दिखा सकते। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा आलसी हो, आप लोग जानते हो, और आपके आलस की वजह से क्या हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कोरोना की। ठीक है, वो गुस्सा आ रहा है आप पे, चलो ठीक है। तो आलस मत दिखाओ, प्रीमियर पे देखो, और अच्छा लगे तो लाइक या शेयर करो, नहीं लगे तो मत करो। ठीक है, कमेंट में अटेंडेंस लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। ठीक है, आपकी मर्जी है, क्योंकि आप लोग अपनी मर्जी के मालिक हो। वेरी गुड। तो अब ये 11th और 12th का कॉमन टॉपिक है, ध्यान रखना। दोनों बच्चे देखेंगे, 11th वाले भी और 12th वाले भी। आपने अगर 12th वालों ने 11th में पहले पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, बट आपको वापस देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा थोड़े बेहतरीन वाले। चलो बच्चों देखते हैं फटाफट। तो कंसंट्रेशन होता क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। देखो, कंसंट्रेशन आपने नाम सुना ही होगा। कंसंट्रेशन मतलब जो आपका बिल्कुल नहीं रहता क्लास में, उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों मजाक से आगे चलते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है समझाता हूँ। मान लो ये है आपकी बुद्धि, ये है आपका दिमाग, और मान लो इस दिमाग में 100 बातें घुस सकती हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी बच्चों, 100 बातें घुसने की। ठीक है, अब मान लो अगर एक बच्चा है जिसका दिमाग 100 बातें घुसने वाली हैं, और एक बच्चा है जिसके दिमाग में कितनी बातें हैं, 50 बातें। 50 तो कैसी बातें हैं, 50 बातें हैं पढ़ाई की, बाकी 50 कैसी है, फालतू बातें। मतलब अभी जो पढ़ा रहा हूं उनका मेन ध्यान 50% ध्यान तो कहाँ पे है, अपनी क्लास में, और बाकी 50% ध्यान उसका कहीं और है। बात समझ में आ रही है। एक और दूसरा बच्चा, उसकी दिमाग की भी ताकत 100 है, उसका 50% ध्यान है, उसका 40% ध्यान है क्लास में और बाकी ध्यान है बाहर। तो मेरे को तो दोनों में से कौन सा बच्चा ज़्यादा फोकस्ड है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, फर्स्ट वाला बच्चा। फर्स्ट वाला बच्चा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसका जो ध्यान है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसके। ये एग्जाम्पल क्लियर है आपको, पक्का। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल से तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो दूसरा एग्जाम्पल बच्चों क्या कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये दो बच्चे हैं, बच्चा 1 और बच्चा 2, इसके दिमाग की पावर है 100। एक है थोड़ा सा, थोड़ा कमजोर बच्चा है, इसके दिमाग की पावर है 50। ये 100 में से ध्यान से सुनना, इसकी पढ़ाई की बातें इसके दिमाग में कितनी चल रही है, 50। ध्यान से सुनना। और इसके दिमाग में पढ़ाई की बातें चल रही है कितनी बच्चों, 40। अब सोच के बताओ मेरे को कि कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, बच्चा ए या बच्चा बी। तो बच्चा ए ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, बच्चा बी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। बच्चे बताओ, बच्चा बी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ऑल्दो वैल्यू 50 किसकी ज्यादा है, ए की, बट आप देखो ओवरऑल दिमाग की साइज कितनी है, 50। कम कम दिमाग के कम बातें दिमाग में घुसती हैं। उसमें से भी 50 में से भी 40 बातें उसने पढ़ाई की रख रखी हैं, और ए बच्चे के दिमाग में ज्यादा बातें घुसती हैं, उसमें से उसने सिर्फ 50 बातें ही दिमाग में रखी है। तो ज्यादा फोकस, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन है, बी वाला पार्ट। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ गया। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा चीजें होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि कम मात्रा में या कम वॉल्यूम में ज्यादा चीजें होनी चाहिए, उसको सिंपल सा कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको चीनी के एग्जाम्पल से समझाऊं कि 2 सेम गिलास हैं, ध्यान से सुनना, 2 सेम गिलास हैं, इसमें 2 चम्मच चीनी डाली, इसमें 5 चम्मच चीनी डाली, दोनों में सेम पानी है, तो आप समझ पा रहे होगे कि ज्यादा मीठा कौन सा होगा, ये वाला पानी होगा, क्योंकि इसमें 5 चम्मच चीनी डाली है। बात क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ गया। और दूसरा एग्जाम्पल बताओ, ये एक गिलास है, इसमें 2 चम्मच चीनी डाली है, और एक बहुत बड़ा टैंक है, उसमें भी 5 चम्मच चीनी डाली है, तो आप समझ पा रहे होगे कि कौन सा ज्यादा मीठा है, ये वाला ज्यादा मीठा होगा। अब आप समझने की कोशिश करो, चीनी इसमें ज्यादा डली है, बट इसमें पानी का वॉल्यूम में तो कितना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कंसंट्रेशन वर्ड दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, चीनी की मात्रा पे भी डिपेंड करता है और पानी की मात्रा पे भी डिपेंड करता है। बात क्लियर है। एक तरह से यही मिठास को क्या करेगा, आपको एक्सप्लेन करेगा।
तो कॉन्सेंट्रेशन वर्ड का मतलब समझ में आ गया कि कितना चीनी घोला है कितने पानी में, यही आपको दर्शाएगा कि कितना ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है या नहीं है। बात क्लियर है या नहीं है? तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, आप यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के बीच में क्या करोगे, कंपैरेटिव स्टडी करोगे, और ध्यान रखना आप इसमें देखोगे कि कितना सॉल्यूट घुला है कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या करेंगे हम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ, या तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन या बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्वेंट। ध्यान से सुना मेरी बात, या तो हम लिखेंगे नीचे सॉल्यूशन या तो हम लिखेंगे सॉल्वेंट। बात क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है करीबन करीबन। जैसे कि मान लो 50 ग्राम पानी में 2 ग्राम चीनी घुली है तो हो गया 2/50। बात समझ में, 2/50। या तो ऐसे कंपेयर कर लो, या आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो कि जब 50 ग्राम पानी में 2 ग्राम चीनी घुल जाएगी तो पानी कितने ग्राम हो जाएगा, 52 ग्राम्स। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको 2/52 भी लिख सकते हो। मैथमेटिकली दोनों अलग वैल्यू है बट लिखने के तरीके सेम है। नहीं आ रही बात समझ में? ऊपर हमेशा बस आप इतनी बात समझने को, ऊपर हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूट आएगा। सॉल्यूट जानते हैं 11th वाले बच्चों, 3 चीजें होती हैं याद रखो, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। ये 3 चीजें बच्चे जानते हो ना 11th वाले। सॉरी मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं आज, क्षमा चाहता हूं इस चीज का, क्योंकि मुझे 11th और 12th दोनों को मैच करना है। चलो मैं बता देता हूँ फिर भी बच्चों। एक सॉल्यूट में जब आप सॉल्वेंट घोलते हो बच्चों तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट में जब आप सॉल्वेंट घोलते हो तो बच्चों क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट क्या हो गया, जो कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट क्या हो गया, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और जो मिलके तैयार होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो कंपैरिजन होगा उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन बच्चों हम क्या करते हैं, सॉल्यूट या सॉल्वेंट में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? अब कंसंट्रेशन में हमें ये देखना है, एक तरह से आप समझ लो चीनी की मिठास कंसंट्रेशन होता है। अगर अब चीनी की मिठास के एग्जांपल मैंने आपको समझाई दिए पहले, आप पता लगा पा सकते हो कौन सा ज़्यादा मीठा सॉल्यूशन होगा कौन सा कम मीठा सॉल्यूशन होगा। बस वो ही है कॉन्सेंट्रेशन, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर आपको चीनी की मिठास समझ में आ गई कि कब कौन सा चीनी ज़्यादा मीठी होगी, मतलब पानी कौन सा मीठा होगा और कब कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा कम मीठा होगा, तो वो आपका क्या हो गया, वही आपका बच्चों क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। बात क्लियर है? अब कॉन्सेंट्रेशन निकालने के तरीके भी अलग अलग है। कैसे बताता हूँ, देखो अमाउंट निकालने के तरीके 2 हैं। अमाउंट आप 2 चीज़ों से निकाल सकते हो, या तो अमाउंट को आप कैलकुलेट करो मास में, या तो अमाउंट को आप कैलकुलेट करो मास में, मास में वजन में, ग्राम्स में, ठीक है, या फिर अमाउंट को कैलकुलेट करो आप किस में, वॉल्यूम में। वॉल्यूम मतलब ml, लीटर, इसमें कैलकुलेट करो। सेम यहाँ पे भी अमाउंट को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, या तो ग्राम्स में या तो मोल्स में, मतलब मोल्स यहाँ पे मोल्स लिख सकते हो, या फिर वॉल्यूम को लीटर में। यहाँ तक बात क्लियर है? 11th वालों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको सब समझ में आने लग जाएगा। अभी फिलहाल इतना समझना है कि चीनी, कौन सा चीनी वाला पानी मीठा होगा कौन सा कम मीठा होगा, ये समझ में आ गया। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अगर हम अमाउंट को कम ज़्यादा करेंगे तो चीनी की मिठास कम ज़्यादा होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? अब वही मिठास को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ तक क्लियर है? अब कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए अलग अलग क्या है, वैल्यूज़ हैं, मतलब एक फॉर्मूला नहीं है, अलग अलग तरीके से हम फॉर्मूले बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अमाउंट को लिखने का तरीका क्या है, अमाउंट को जो नापने का जो तरीका है वो 2 तरीके से नाप सकते हैं, या तो हम मास में नापे या फिर हम वॉल्यूम में नापे। बात क्लियर है? कोई चीज़ मास में भी नपती है और कोई चीज़ वॉल्यूम में भी नपती है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो इन दोनों में हम इनको नाप सकते हैं। क्योंकि हम इसको इन दोनों में नाप सकते हैं तो इसी वजह से इसके अलग अलग फॉर्मूलेस क्रिएट हो सकते हैं। बस आपको फॉर्मूले रटने, अगली क्लास में फॉर्मूले पूछूंगा तो कैसे, बट हाँ सैटरडे को ध्यान रखना 12th वाले बच्चों का लाइव टेस्ट है, थोड़ा ध्यान रखना हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का, ठीक है, थोड़ा तैयार करके आना है। MCQs के लिए मैं लाइव टेस्ट लेने का भरपूर कोशिश करूंगा, फोकस लेना, तैयार रखना, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? अब इसको निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूलेज है, याद सबको करने हैं, चाहे वो 11th वाला हो या 12th वाला हो। फटाफट देखते हैं क्या क्या फॉर्मूले। देखो बच्चों फटाफट,
ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान देना, बोर मत हुआ करो। देखो एक तो बच्चों, तो पहला फॉर्मूला जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखना, पहला फॉर्मूला उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। कंसंट्रेशन निकालने का जो पहला फॉर्मूला है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। कॉपी पेन निकाल के तैयार हो जाना। कंसंट्रेशन निकालने का जो पहला फॉर्मूला है बच्चों वो है क्या आपके पास, स्ट्रेंथ। ठीक है, और स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liters, mass of solute divided by volume of solution in liters, mass of solute divided by volume of solution in liter। मन में बोलो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला mass of solute divided by volume of solution in liter। यहां तक बात क्लियर है, mass of solute divided by volume of solution in liter, क्लियर। तो अब इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, बताओ यूनिट, मास की यूनिट होगी ग्राम, वॉल्यूम की होगी लीटर, लीटर में रखना है यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है, सॉल्यूशन का। तो इसकी यूनिट क्या होगी स्ट्रेंथ की, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर यूनिट होगी किसकी बच्चों, स्ट्रेंथ की। फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। स्ट्रेंथ क्लियर हो गया, स्ट्रेंथ क्लियर हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। प्लीज 11th वालों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लो 12th वालों से कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रटने वाला भी है, समझने वाला भी है। मोल कॉन्सेप्ट के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन का। इसको अगर आपने छोड़ा तो दिक्कत हो जाएगी, तो प्लीज इस पर थोड़ा सा फोकस करके आंखें गड़ा के देखें इसको, ठीक है बच्चों। पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया, पहली कंसेंट्रेशन क्लियर हो गई। दूसरी कंसेंट्रेशन देखते हैं बच्चों हम, क्या, मोलैरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेंट्रेशन, मोलैरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेंट्रेशन है बच्चों मोलैरिटी। मोलैरिटी का सिंबल होता है बच्चों कैपिटल एम, मोलैरिटी का सिंबल दिखाते किससे बच्चों, इसको कैपिटल एम से। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होता है किसका फॉर्मूला बच्चों, मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बच्चों मेरी बात समझने की कोशिश करना, याद करो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, एन का फॉर्मूला क्या था, W अपॉन MM। तो हम इसको यहां पे ये भी पुट कर सकते हैं जब जरूरत पड़े, एन के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, W अपॉन MM। W क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन MM, मोलर मास या एटॉमिक मास। याद करो 11th वालों स्पेशली, और 12th वालों को कल की क्लास में बताया था। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो यहां नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। ध्यान रखना ऊपर आएगा सॉल्यूट, नीचे आएगा सॉल्यूशन, वो भी स्पेशली किसमें, इन लीटर में, इन लीटर। यूनिट क्या होगी बच्चों, यूनिट होगी, ऊपर है मोल्स, तो मोल्स की यूनिट होती है मोल, और इसकी यूनिट होती है लीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। क्या होगी बच्चों, मोल पर लीटर। इसको दूसरे नाम से बुलाते हैं, यूनिट को कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। देखो सिंबल भी कैपिटल एम होता है, यूनिट भी कैपिटल एम होती है, ठीक है। या फिर एक और तरीका है लिखने का, या वो होता है क्या, मोलर, मोलर भी लिख सकते हैं। तो क्या क्या है यूनिट, एक है मोल पर लीटर, दूसरी है कैपिटल एम, और तीसरी है बच्चों क्या, मोलर, मोलर। यहाँ तक क्लियर है। तो दो हमने अब तक दो यूनिट्स पढ़ी, सॉरी दो कंसंट्रेशन पढ़ी। पहली पढ़ी थी स्ट्रेंथ, फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दूसरी यूनिट हमने क्या पढ़ी थी, दूसरी यूनिट पढ़ी थी हमने क्या बच्चों, मोलैरिटी। फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट क्या थी, मोल्स पर लीटर स्लैश कैपिटल एम स्लैश क्या था बच्चों, मोलर। यहाँ तक क्लियर है। ये सब हम देख चुके हैं, स्ट्रेंथ की पहली यूनिट और दूसरी यूनिट। अब आते हैं, सॉरी स्ट्रेंथ नहीं, कंसंट्रेशन की पहला पैर मतलब पहले तरीके से निकालने के लिए, और दूसरी कंसंट्रेशन। अब हम देखते हैं तीसरी कंसंट्रेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, पक्का। अब एक और बात समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, मेरी बात एक और, यहाँ पे अपना नोट में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी लिख देते हैं, लिखना चाहो तो। देखो एक बार स्ट्रेंथ का फॉर्मूला देखो आप, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला
ऊपर है मास, मास मतलब W, पता है ना केमिस्ट्री में मास को W लिखते हैं, तो ऊपर तो है W ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो है बच्चों, ये है स्ट्रेंथ दिख रही है। और मोलैरिटी कितनी है बच्चों, मोलैरिटी कितनी दे रखी है, इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, ठीक है। मोलैरिटी कितनी दे रखी है, बताओ मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यही तो फॉर्मूला है बच्चों। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद करो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। इधर से देख लो, समझ में नहीं आ रहा तो n का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन mm होता है। क्या मैं इसको n को W अपॉन mm से रिप्लेस कर दूं बच्चों, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं। और मेरे को तो W अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो ये दिख रहा है ये किसके बराबर है, ये स्ट्रेंथ के बराबर दिख रहा है आपको, क्या ये आपको स्ट्रेंथ के बराबर दिख रहा है। तो बताओ फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो नहीं है, बट ये ध्यान रखना, कभी कभी जेई में आ जाता है सवाल, आपको स्ट्रेंथ दे देता है, मोलैरिटी पूछ लेता है, मतलब डायरेक्टली नहीं पूछता है, एक क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अब तक हमने 3 फॉर्मूले देखे हैं बच्चों, सिंपल सिंपल से। पहला देखा स्ट्रेंथ का, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, फिर देखा मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, और तीसरा अभी हमने देखा ये वाला, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। क्या यहां तक आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं, पक्का। चलें आगे, चलो अब आते हैं हम तीसरे पे, जिसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। 11th वाले बच्चों मास फ्रैक्शन आप कर चुके हो, याद करो, मास फ्रैक्शन में 11th वालों को करा चुका हूं, 12th वालों को कोई जरूरत है नहीं मास फ्रैक्शन की खास, तब भी बता ही देता हूं, बाद में नहीं तो मेरे ही सर पड़ेंगे। तो तीसरा पढ़ लो बच्चों, क्या तीसरा है, मास फ्रैक्शन। ध्यान से देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सीधी सी बात है, याद करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शंस, कोई भी ऑप्शन नहीं है आपको, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज याद करो ना बच्चों, फिर इसमें मेरा कोई टैलेंट नहीं है, आपको खुद को याद करना है, इसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एंटरटेन ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। और ये मोबाइल जो है इसमें तो एंटरटेन करना भी मुश्किल है यार, सामने सामने तुम्हारे थोपड़े दिखते हैं तो मज़ा आ जाता है तुमसे एक बात करने में, अभी ऐसे मज़ा ही नहीं आ रहा। चलो ठीक है, ये मास फ्रैक्शन देखते हैं बच्चों, मास फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो बहुत इजी सा चीज़ है, हम 11th क्लास में नहीं, सॉरी 3rd क्लास में पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन। तो मान लो ये है गोला, और गोले के हैं मान लो 4 पीसेस, ये हमने इसको शेड किया, तो मेरे को तो फ्रैक्शन कितना हुआ, फ्रैक्शन कितना हुआ, 1 बाय कितना हुआ फ्रैक्शन, गधो गलत है आपका आंसर। फ्रैक्शन कितना हुआ, ध्यान से सुनो, फ्रैक्शन कभी ऐसे नहीं निकालते, क्वेश्चन है फ्रैक्शन ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/4, 1 आउट ऑफ 4, मतलब जिसका निकाल रहे हो फ्रैक्शन वो लिखो ऊपर, और डिवाइडेड बाय क्या लिखो, जितने पार्ट्स हैं। और अनशेडेड का कितना हुआ बच्चों, 3/4, 1 2 3 आउट ऑफ 1 2 3 4। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। और दोनों फ्रैक्शंस को अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर 1 आ जाएगा। दोनों फ्रैक्शन को ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना, कि फ्रैक्शन हमेशा कैसे निकलता है, हमेशा इंडिविजुअल निकलता है। दूसरी बात बच्चों क्या याद रखना, कि जब भी हम फ्रैक्शन निकालेंगे, जितने भी पॉसिबल फ्रैक्शंस को अगर हम ऐड कर देंगे तो आंसर 1 आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना, फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका भी फ्रैक्शन निकालना है उसको लिखना है ऊपर, डिवाइडेड बाय सबको लिखना है, सबको मतलब जितने एग्जिस्ट करते हैं उनको। कैसे, समझा देता हूं। मान लो ए है आपके पास 2 ग्राम, बी है आपके पास 4 ग्राम, और सी है आपके पास 6 ग्राम। 3 चीजों का मिक्सचर है ए बी सी का, ए है 2 ग्राम, बी है 4 ग्राम और सी है 6 ग्राम। यहां तक बात क्लियर है बच्चों। अब नाउ यू हैव टू कैलकुलेट मास फ्रैक्शन ऑफ ए, मास फ्रैक्शन ऑफ ए। तो बच्चों कितना आएगा, वो ए का निकालना है तो ऊपर लिखोगे 2, नीचे लिखोगे 2 + 4 + 6, सबको लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना हो गया, 2/12 मल्टीप्लाई बाय 100।
यहां तक क्लियर है? मास फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्व कर लेना इसको, बहुत आसान है बच्चों। सिमिलरली अगर आपको मास फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है बच्चों, कैसे निकालोगे? मास फ्रैक्शन ऑफ बी, मास फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा, जिसका मास निकाल रहे हो बी का निकाल रहे हो तो ऊपर लिखोगे 4, नीचे लिखोगे 12 मल्टीप्लाई बाय 100। और मास फ्रैक्शन ऑफ सी निकालोगे तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों बताओ फटाफट? 6/12 मल्टीप्लाई बाय 100। यहां तक बात क्लियर है क्या आप लोगों को? क्लियर? चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ये आपका मास फ्रैक्शन आपका हो चुका है कंप्लीट, बहुत आसान था। ऐसा ही डिट्टो है क्या आपके पास? मोल फ्रैक्शन, ध्यान से देखना। अगला है मोल फ्रैक्शन। चौथी जो आपके पास है वो है क्या बच्चों? मोल फ्रैक्शन। सोना नहीं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, याद रखना। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसा ना हो कि मोबाइल ऐसे देख के और मोबाइल ही मुंह पे गिर गया। आप में से कुछ बच्चे करते हैं, ऐसे 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 देखते रहते हैं, टक मोबाइल मुंह पे गिर गया। ये हरकतें ना करो बच्चों, ठीक है? मैं वहीं से आके मारूंगा, ध्यान रखना। चौथा है आपके पास बच्चों क्या? मोल फ्रैक्शन। सिंबल होता है इसका क्या? कैपिटल एक्स। मोल फ्रैक्शन इसका सिंबल होता है कैपिटल एक्स। यहां तक बात क्लियर है? मोल फ्रैक्शन का सिंबल है कैपिटल एक्स। अब इसका फॉर्मूला क्या है? बहुत आसान फॉर्मूला है बच्चों, वेरी इजी फॉर्मूला। जैसे हमने वहां किया था वैसे ही सेम फार्मूला, ठीक है? करे बच्चों? चलो बच्चों करते हैं। तो बच्चों मान लो मेरे पास तीन चीजें हैं ए बी सी, इसके मोल्स दे रखे हैं 2 मोल्स, इसके मोल्स दे रखे हैं 3 मोल्स, इसके मोल्स दे रखे हैं 4 मोल्स, और इन तीनों को मिक्स कर दिया। मोल्स जानते हो आप क्या होता है? 1 मोल मतलब कितना होता है, मैं आपको समझा चुका हूँ 11वीं वाले बच्चों। न्यूमेरिकल थोड़े कम हुए हैं वो मैं बात मानता हूँ, बट वो मैं कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। 2, 3 और 4 मोल्स, यहां तक बात क्लियर बच्चों? चलो आगे। अब हमें अगर निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, फ्रैक्शन तो वही होता है, अब जिसका निकालना है ऊपर लिखेंगे वो अपॉन सबका, तो 4 + 3 + 2 9 100। एक्स बी कितना हो बच्चों? 3 9 100। एक्स सी कितना हो बच्चों? 4 9 100। सबको ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1। एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। यहां तक बहुत क्लियर है? अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, शांति रखो, घर पे हल्ला मत करो। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा होगा तुम्हें, मेरे को सब सुनाई दे रहा है। हल्ला मत करो, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन मत लो। यहां तक बात क्लियर है? अभी तो तगड़ी वाली कंसंट्रेशन है बच्चों, नॉर्मेलिटी तो उड़ जाते हैं सबके। अभी समझाता हूँ नॉर्मेलिटी क्या होगा। हाँ सॉरी, उससे पहले मेरे को एक बात तो बताओ बच्चों, मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होगी? सोच के बताओ बच्चों, मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होगी? बताओ बताओ बच्चों, मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन यूनिट क्या होगी? सोच के बताओ, सोचो। ऊपर आएगा 2 मोल्स, नीचे आएगा 3 मोल्स। यूनिट से यूनिट कैंसिल, नो यूनिट, यूनिटलेस क्वांटिटी। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने यूनिटलेस क्वांटिटीज, यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, ठीक है? एक बात सुन लो मेरी प्यारी बात सुन लो बच्चों, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं। यूनिट्स कैंसिल होती हैं, यूनिट्स मल्टीप्लाई होती हैं, ध्यान रखना। बस यूनिट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होती, बाकी यूनिट्स मल्टीप्लाई और डिवाइड होती हैं। ये पता नहीं बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, बट ध्यान रखना, यूनिट्स मल्टीप्लाई डिवाइड होती हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होती। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ी फिजिक्स में ही पढ़ाता हूँ। अगर 2 मीटर में आपने 3 मीटर ऐड किया तो कितना हो गया बच्चों? 5 मीटर हो गया। 2 मीटर में मल्टीप्लाई किया आपने 3 मीटर तो कितना हो गया? 6 मीटर नहीं हुआ बच्चों, ये हो गया 6 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, क्योंकि मीटर मीटर मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर। एडिशन में ध्यान रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब भी हम करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना आपको क्या चाहिए? सेम होमोजीनियस यूनिट चाहिए। होमोजीनियस मतलब सेम यूनिट चाहिए, तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो हो सकता है आप डिफरेंट यूनिट का भी। बात क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पक्का समझ में आएगी आपको बातें टाइम टू टाइम? यहां तक बात क्लियर है? मोल फ्रैक्शन का कोई प्रॉब्लम तो बताओ बच्चों। पहले एक सिंपल कराता हूं, नॉर्मेलिटी आखिरी में कराऊंगा। नॉर्मेलिटी बच्चों आखिरी में कराऊंगा। अगला है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पीपीबी। कुछ बच्चे जो जिनका भाई 11वीं में पढ़ता है या जिनका ब्रदर या सिस्टर 11वीं में पढ़ते हैं और खुद 12वीं में पढ़ते हैं, उनके तो बढ़िया मजे हो गए होंगे अभी, एक इंटरनेट पे 2 का काम, ठीक है? समझ जाओ। तो आप जो भाई बहन हो एक ही क्लास को या आगे पीछे वाले क्लास में, तो आपके तो फायदा हो गया। 11th और 12th का सेम ही वीडियो है। चलो बच्चों मेरे फायदा हो गया, एक ही रिकॉर्ड में दोनों काम हो रहे हैं, मतलब एक बार ही रिकॉर्ड करना है मेरे को, नहीं तो मेरे को 2 क्लासेस लेनी पड़ती है। चलो बच्चों आप आते हैं, आज थोड़ा ज़्यादा मजाक हो रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो ठीक है बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन,
पार्ट्स पर मिलियन, आज के ज्यादा बच्चे ना बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन ppm, पार्ट्स पर मिलियन ppm, पार्ट्स पर मिलियन ppm। अब ये होता क्या बच्चों, बहुत ही सिंपल सी चीज है, सेम मास परसेंटेज जैसा ही है, बस हल्का सा फर्क है। देखो होता क्या बच्चों, कुछ कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं और इतने छोटे होने के बावजूद भी उनका इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि हम उसको अंदाजा नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, अब पानी में क्लोरीन की मात्रा, ठीक है, अब वाटर में अगर आप क्लोरीन डाल रहे हो या पोल्यूशन हो गया आपके एटमॉस्फेयर में, तो ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, बट अगर इनका पार्टिकल्स हल्के से भी बड़े तो आपको डेटा में मतलब आपके पोल्यूशन, आपकी जो सेहत में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बात क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं समझाता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास, चलो पहले ये सब चीज़ें छोड़ते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ मिलियन क्या होता है। यूट्यूब से तो खूब सीखा होगा आपने मिलियन और बिलियन। क्या होता है अच्छा मिलियन? कितना होता है, कितने के बराबर होता है, कितने जीरो होते हैं मिलियन में? 5 जीरो, 6 जीरो, 7 जीरो, 4 जीरो, 8 जीरो। कितने होते हैं मिलियन में? कितने होते हैं बच्चों? 10 raised to power 6, 10 पावर 6 होता है ये, तो कितना होता है? 10 लाख के बराबर होता है। 10 लाख से बराबर होता है 1 मिलियन, ठीक है, 10 लाख से बराबर होता है। मतलब अगर किसी वीडियो ने 10 मिलियन व्यूज देखे, मतलब आपने 1 करोड़ लोगों ने देखा उसको, मतलब 1 करोड़ व्यूज है उसको। और बिलियन कितना होता है बच्चों? 10 की पावर 9, मतलब कितना? 100 करोड़। तो अगर मान लो किसी वीडियो को 1 बिलियन व्यूज है तो क्या होगा? 100 करोड़ व्यूज हो चुके हैं उसके, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है बच्चों मेरी? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों, मैं सिंपल सी ये बात कहना चाह रहा हूं कि पार्ट्स पर मिलियन का सीधा सा तात्पर्य क्या है कि पार्ट्स पर मिलियन ये कहना चाहता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 मिलियन क्या है, मेरे पास 1 मिलियन ग्राम क्या आपके पास गैस है या एयर है। बात समझे? 10 लाख ग्राम आपके पास एयर है, 10 लाख ग्राम आपके पास एयर है, और उसमें मान लो पोल्यूशन कितना पार्टिकल है? 15 ग्राम क्या उसमें पोल्यूटेंट है। पोल्यूटेंट जानते हो ना, 15 ग्राम उसमें पोल्यूटेंट है, ये 15 लिखा है ना। अब अगर मान लो ये 15 से अगर मान लो 50 हो गए, 15 से अगर 50 हो गए तो आपकी मौत आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? 15 तक तो चलो तब भी थोड़ा खांसी जुकाम ही होगा, बट 15 से मान लो 15 नहीं 30 है मान लो शुरुआत में, और अगर 30 से 40 हो गए तो आपकी मौत आ जाएगी। मौत समझ में? मौत मतलब मर जाओगे। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं मास फ्रैक्शन निकालू पोल्यूटेंट का तो कितना निकलेगा बताओ? 30 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, 1 से 1 जीरो कटा, डेसिमल क्या आएगा? 1 2 3 4, तो 0.00003, कुछ ऐसा ही आएगा। अब अगर मान लो आपसे, अगर आपको मैंने बोला बच्चों अभी पॉल्यूशन 0.00003 है, ठीक है, ज्यादा है ना, आप है ना ज्यादा पॉल्यूशन मत क्या करो, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा ये क्या कहते हैं व्हीकल्स यूज मत क्या करो, नहीं तो पॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 0.00004। लोग बोलेंगे बेटे क्या फर्क पड़ा भाई, क्या फर्क कितना है इसमें डेटा में? इसको तो आप अप्रोक्सीमेशन लोगे तो ये भी जीरो आपके लिए, तो ये भी जीरो है। अप्रोक्सीमेशन जानते हो ना, आपके अप्रोक्सीमेशन के लिए तो ये भी जीरो और वो भी जीरो है, तो अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से तो दोनों ही जीरो है। बट बच्चों समझने की कोशिश करो, जिंदगी और मौत का सवाल है ये इतने से डेटाज में। तो जब भी डेटा छोटा हो और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? मैग्नीफाई कर देते हैं। उस डेटा को क्या करते हैं बच्चों? मैग्नीफाई कर देते हैं। मैग्नीफाई मतलब समझ में आ रहा है? हम उसको बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम उसको? कुछ नहीं, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा? सारे डेसिमल्स हट जाएंगे और डेटा इतना बड़ा दिखेगा कि आपको पता चलेगा अच्छा पोल्यूशन बढ़ रहा है, अच्छा पोल्यूशन 300 से 400 हो गया और वो कितना खतरनाक हो गया। पार्टिकल्स तो थोड़े से ही बढ़े हैं असली में तो, बट जब मैं अगर आपको ऐसे बोलता हूं कि पोल्यूशन 0.0000003 से 0.0000004 आ गया तो आप बिल्कुल भी सीरियसली लेते। बट अगर मैंने बोला 300 ppm से 400 ppm तक आ गया तो आपको टेंशन होने लग जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो बात समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब कोई डेटा बहुत ही छोटा हो तो उसको मैग्नीफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। और इसमें कुछ नहीं करना, बस जहां मल्टीप्लाई 100 से कर रहे थे मास परसेंटेज में, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 10 लाख से या फिर मिलियन से, ठीक है। तो
क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या होगा ppm का, पार्ट्स पर मिलियन का, तो इसका होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ये तो सेम था ना बच्चों, किस में, मास फ्रैक्शन में, बस यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 होता था, यहाँ कर दो 10 की पावर 6, यहाँ कर दो 10 की पावर 6, 10 लाख हो गया। अगला हो गया पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन का क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। तो ये हो गया आपका पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। आगे यूनिट वैसे कुछ होती नहीं, बट हम लिख देते हैं पीपीएम और पीपीबी, जिससे क्या हो जाए, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाए, हम आसानी से इसको डिस्टिंग्विश कर सकें। यहां तक बात क्लियर है मेरी? चलो अब हम पढ़ते हैं क्या बच्चों, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी समझते हैं बच्चा फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मेलिटी। इसका हम बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं समझेंगे आज, छोटा वाला फॉर्मूला ही समझेंगे। पहले मैं बड़ा वाला फॉर्मूला लिख ही देता हूं। छठा है नॉर्मेलिटी। अब बच्चों लास्ट हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो है क्या, नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी क्या होता है बच्चों, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझते हम। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है बच्चों, पहले देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमें याद नहीं करना है, ठीक है, कोई खास काम का नहीं है। इस फॉर्मूले से इसकी जो यूनिट डिराइव होती है वो क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अभी ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है इसको हम कल के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा इसको मैं आज नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी इधर ही छोड़ो और इसको देखो फटाफट पहले, ठीक है। आपको जो नॉर्मेलिटी निकालनी है वो इस फॉर्मूले से निकालनी है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। वीएफ का मतलब बच्चों क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, वैलेंसी फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर को हम एन फैक्टर भी कहते हैं, याद रखना। ये होता क्या है बच्चों वैलेंसी फैक्टर, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस अभी याद रख लेना, जब भी आपसे कोई पूछे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, तो वो होगा क्या बच्चों, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो बच्चों आज के लिए फिर हम इतना ही करते हैं, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया जो मैंने आज क्लास में बताया है। आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं। 12th वालों के लिए थोड़ा आसान होगा, बट 11th वालों के लिए भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।